गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट 12 नंबर थ्योरम देखी थी, या बुक के अकॉर्डिंग 1.14 थ्योरम। उसमें हमने क्या किया था कि अगर ग्रुप है जी, सबसे पहले ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो a⁻m इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगी। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ m क्या है? n का गुणज, मतलब m इज इक्वल टू n क्यू है। तो यही हमने देखा था, अगर ये कंडीशन है तो ये होनी चाहिए, और ये कंडीशन है देन ये होना चाहिए। इसे हमने प्रूफ किया था। फिर इसके ऊपर हमने कोरोलरी देखी थी। कोरोलरी मतलब उसका छोटी थ्योरम, इसका यूज़ करके जो निकाल सकें। सो वही, अगर जी ग्रुप है तो अगर एक एलिमेंट लिया हमने जी का, उस एलिमेंट के किसी पूर्णांक घात, मतलब एक एलिमेंट था ए, उसकी पूर्णांक घात का ऑर्डर क्या होता है? उस एलिमेंट के ऑर्डर से लेस देन या इक्वल, क्या बोल सकते हैं उस एलिमेंट के ऑर्डर से अधिक नहीं होता। अधिक नहीं होता का मतलब या तो कम होगा या इक्वल होगा। ये हमने कोरोलरी देखी थी। देन सेकंड कोरोलरी क्या देखी थी हमने कि अगर जी कोई ग्रुप है तो उसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। ये एलिमेंट सारे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, चाहे हम कोई भी एलिमेंट ले ग्रुप का, उसके एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल। जैसे कि हमने देखा भी था, एग्जांपल देख लो, अगर जेड लिया हमने, जेड के अंदर 1 का इन्वर्स -1। अब 1 का ऑर्डर क्या होता है? इनफाइनाइट। -1 का ऑर्डर भी इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों ही इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट और इसका इन्वर्स का ऑर्डर सेम हुआ। ये तो किस इनफाइनाइट के केस में। फाइनाइट में भी हो सकता है। अगर हमने लिया Q, उसमें लिया 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा, और उसका इन्वर्स भी 1। सही है ना? और अगर हमने -1 लिया, उसका ऑर्डर भी 1 एंड इन्वर्स इटसेल्फ ही होगा। -1 का इन्वर्स भी -1, तो इसका ऑर्डर क्या था? 1, इन्वर्स तो वही था। -1, इसका इन्वर्स भी वही था। दोनों का ऑर्डर सेम ही आ रहा है ना। एलिमेंट का ऑर्डर और उसका इन्वर्स भी 1, उसका ऑर्डर सेम। यहाँ एलिमेंट -1, उसका इन्वर्स भी -1, दोनों का ऑर्डर सेम। अगर एक ही एलिमेंट है उसका इन्वर्स, तब तो ऑटोमेटिकली सेम होगा ही, लेकिन हो सकता है अगर अलग भी हो तब भी सेम होगा ऑर्डर। ये इनफाइनाइट के केस में है एंड फाइनाइट के केस में भी होगा। मतलब अगर ऑर्डर फाइनाइट है ना, जैसे कि मान लिया कोई एलिमेंट था, उसका ऑर्डर 2 है, तो उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी 2 ही होगा। ओके, ये हमारी सेकंड कोरोलरी। एंड अब हम थर्ड कोरोलरी देखते हैं। हमारी थर्ड कोरोलरी क्या है? जी एक ग्रुप है, जी ग्रुप है और कोई एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? अगर n है, a हमने लिया g में से, अगर a का ऑर्डर n दिया हुआ है तो a की पावर p, मतलब कोई भी पावर, p जरूरी नहीं है प्राइम हो, p इज ए जस्ट ए नोटेशन, कुछ भी नंबर हो सकता है p। तो उसका ऑर्डर क्या होता है? n डिवाइड्स d, जहाँ d क्या है? GCD ऑफ n एंड p। d है GCD ऑफ n एंड p। GCD से मतलब समझते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या महत्वपूर्ण समावर्ती। जैसे कि हम लिखते हैं अगर 2 और 4, इनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, सबसे ज़्यादा जिसका कॉमन हो इनमें से दोनों में, और जिसका भाग दिया जा सके दोनों से। जैसे कि 4 को हम क्या लिखते हैं? 2²। अब 2 लिया, वो इससे भी डिविजिबल हो रहा है और 2 इससे भी डिविजिबल है,
क्या 2 से बड़ा कोई और नंबर हो सकता है जो दोनों से डिविजिबल हो? नहीं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कितना आया? 2 और 4 का 2। 3 और 6 का देखना चाहें तो GCD 3 and 6। अब कौन सा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो? जैसे कि 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। हमने लिया 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। डिविजिबल कॉमन मतलब दोनों में कॉमन भी है। ग्रेटेस्ट, क्या 3 से बड़ा कोई और नंबर मिल रहा है जो दोनों को डिवाइड करे? नहीं मिल रहा, तो ये 3 ही होगा। GCD और HCF सेम ही होते हैं, बट जनरली हम ग्रुप थ्योरी में वर्ड यूज़ करते हैं GCD वर्ड। ओके, सो इसका मतलब अब GCD समझ आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो उसकी किसी भी पावर p का ऑर्डर क्या होगा? n अपॉन में d क्या था? GCD ऑफ np, और p जितनी पावर कर रही है ना वो टर्म आई है p, GCD ऑफ n और p। जैसे कि n को डिवाइड करना है इन दोनों को GCD को GCD से। अब n ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, n क्या था? ऑर्डर ऑफ a, मतलब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स GCD ऑफ ऑर्डर a, n फिर वही ऑर्डर a कोमा p। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे? कोई एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो उसकी कोई भी पावर करें, कोई भी XYZ कुछ भी पावर हो सकती है p, तब क्या होगा? उस एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए उस a का ऑर्डर उसको भाग देंगे GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कोमा p। ये क्या आ जाएगा हमारा? ऑर्डर ऑफ a। अगर कोरोलरी थर्ड का एग्जांपल देखना चाहो, कि अच्छे से क्लियर हो जाए, हमने लिया अगर G = Z4, ग्रुप Z4 हमने पढ़ा था एडिशन मॉड्यूलो 4। Z4 में कौन कौन से एलिमेंट? 0 1 2 and 3 यही एलिमेंट आते हैं Z4 में। इन सब का ऑर्डर भी देखा था हमने। 0 का ऑर्डर अगर क्या है? 1 होता है, क्योंकि 0 तो आइडेंटिटी थी, उसका ऑर्डर हमेशा 1। अब 1 का ऑर्डर क्या होता है? 1 का ऑर्डर निकालने के लिए 1 + 4 + 4 ऐसे निकाल सकते हैं। तो कितना आया था? 0, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 आया था हमारा 4। अब निकालना चाहो तो 2 and 3 का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इसी मेथड से ही जैसे हमने लास्ट में निकाला भी था। बट अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करना चाहें तो हमें निकालना है 2 का ऑर्डर। 2 को हम लिख सकते हैं 1²। 1² यहाँ ऑपरेशन क्या है? +4। 1² का मतलब है 1 + 1 4 से हमने देखा था ना a⁴n को na, अगर ऑपरेशन प्लस है तो 2 को लिख सकते हैं 1²। अब ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है या ऑर्डर ऑफ 1², इसी फॉर्म का हो गया a⁴p फॉर्म का। क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ a कितना है? ऑर्डर ऑफ 1 क्या था? a1। ऑर्डर ऑफ a मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना? 4। अब अपॉन में GCD ऑफ, फिर ऑर्डर ऑफ a कितना? फिर 4 एंड p क्या थी? उस एलिमेंट की पावर 2 करी है, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 का ऑर्डर। क्या आया? 4 अपॉन में 4 और 2 का GCD 2, 4 अपॉन में 2 कितना आया? 2। 2 का ऑर्डर कितना आया हमारे पास? 2। और वैसे देखा था हमने यही आया था, ऑर्डर ऑफ 2 ऐसे देखा था, यही आया था। अब हमने इस मेथड से देखा है कि हम इस मेथड से भी GCD निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं।
हम इस मेथड का यूज़ कब करते हैं? जैसे कि ये तो हमारी छोटी ही टर्म थी, अगर 4 की जगह होता 100 तो क्या हम इतनी बार ऐड कर करके देखते? नहीं ना। अगर हमने सिर्फ 1 का ऑर्डर पता था तब हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी 50 का या 100 का कुछ भी। सो ये होती है हमारी कोरोलरी थर्ड। इसका ये एग्जाम्पल है ओके। ये कोरोलरी थर्ड का एग्जाम्पल। ये एक वैसे इम्पोर्टेंट होता है, इसका जनरली हम एग्जाम्पल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आगे कंपटीशन में भी ये वाली कोरोलरी का यूज़ होता ही होता है ओके। सो अब हम आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम अच्छे से समझ आई सबको? तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, अब साथ साथ में देख रहे हो ना, कंटिन्यूस लेक्चर तो लगा रहे हो, ऐसे तो नहीं कि एक दिन लगाया फिर अगले दिन वाला छोड़ दिया फिर उसके अगले दिन लगा लिया। अगर कोई ऐसे कर रहा होगा तो उसको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सारे ही एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं ना, इसलिए कंटिन्यू लेक्चर लगानी होंगे तभी समझ आ पाएगा। फिर ये मत कहना कि समझ नहीं आ रहा। सो हमारी है नेक्स्ट 13 थ्योरम या बुक के अकॉर्डिंग 1.15। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है? एक ग्रुप लिया हमने जी के किसी अवयव या एलिमेंट किसी अवयव ए, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जी में से, हमने ले लिया ए, उसके लिए उस एलिमेंट का ऑर्डर, एक एलिमेंट ओ, ए का ऑर्डर किसके इक्वल? एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होता है। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। जैसे कि ग्रुप लिया जी, उसमें से एक एलिमेंट ए, उसका ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप के हर एक एलिमेंट को अगर इस फॉर्मेट में लिखे एक्स इनवर्स एक्स ग्रुप का हर एक एलिमेंट, अगर हमने ये फॉर्मेट बनाया एक्स इनवर्स ए एक्स, उसका ऑर्डर कितना होगा? ए के ऑर्डर के इक्वल ही होगा ओके। सो हमें ये थ्योरम देखनी है कैसे आई, तो देखते हैं हम ये थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शन पता है ना, या गणितीय आगमन सिद्धांत क्या करते थे? पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाते थे या n इज इक्वल टू 2 के लिए, उसके बाद मानते थे कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू आ जाता था, तब हम कहते थे कि फॉर ऑल सभी n के लिए ट्रू होगा। यही करते थे गणितीय आगमन सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे इसको प्रूव करने में ओके। सो हमने लिए दो एलिमेंट, माना एक एलिमेंट ए जी में से और एक्स भी लिया हमने जी में से। अब अगर हम देखें एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 1 यही आता है, इसको ये लिख लो या ये लिख लें, एक ही बात है। अब अगर हम देखें एक्स इनवर्स ए एक्स की होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स 2 टाइम्स लिख दिया। अब ग्रुप है तो एसोसिएटिव भी होगा, एसोसिएटिव के लिए एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई, क्या बचा? एक्स इनवर्स ए, ये आया हमारा आइडेंटिटी ए एक्स। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट
क्या आया ये हमारा एक्स इनवर्स ए एक्स 2 टाइम्स ए लिख सकते हैं हम एक्स इनवर्स ए स्क्वेयर एक्स। तो हम लेके क्या चले थे एक्स इनवर्स ए एक्स की होल स्क्वेयर, मिला क्या हमें ए की स्क्वेयर। n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने देखा ये। अब हम देखते हैं हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना तो ये है, ये दिखाना है, बट उससे पहले हमें देखना है एक्स इनवर्स ए एक्स की होल रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ये दिखाना है हमें। इसको हम a रेज टू पावर n लिख सकते हैं। 1 के लिए देखा हमने, फिर 2 के लिए भी आया ट्रू, हमें देखना सभी n के लिए फॉर ऑल n। तो हम n इज इक्वल टू क्या देखते हैं अब यहाँ पर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नहीं नेचुरल नंबर। इंटीजर्स की बात करेंगे तब तो हो सकता है डिफाइन ही ना हो, क्योंकि 1 बाय आ जाएगा ना कुछ, तो 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। अब हमने लिया अगर n इज इक्वल टू k माइनस 1 ले लो, ये दिखाना है हमें, या तो n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए अगर इसी मेथड से करना है, नहीं तो डायरेक्ट ले लो n माइनस 1 के लिए, n माइनस 1 के लिए जैसे कि k लिखते हैं या उसको n ही नोटेशन दे दिया। अब हमें इसके लिए देखना है k प्लस 1 के लिए होता था तो उसे एक कम के लिए मानते थे, अब हमें n के लिए दिखाना है, एक कम n माइनस 1 के लिए माना एक्स इनवर्स ए एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 किसके इक्वल, एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर n माइनस 1 एक्स। n माइनस 1 क्या है, नेचुरल नंबर, ये मान लिया। अब हमें आगे हम लेंगे हमें n के लिए दिखाना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये n माइनस 1 ये 1 तो n ही आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या मिला, ये टर्म एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर n माइनस 1 एक्स डॉट एक्स इनवर्स ए एक्स, ये मिला हमें। अब यहाँ फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्स इनवर्स ए एक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर n, ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, वही एलिमेंट, तो क्या आएगा एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर n माइनस 1 ए एक्स। इसको ये लिख सकते हैं ना, एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर n एक्स, ये टर्म थी उसकी पावर n का मतलब एक्स इनवर्स ए रेज टू पावर n एक्स। यही तो हमें दिखाना था कि अगर n माइनस 1 के लिए 1 और 2 के लिए ट्रू हो गया, n माइनस 1 के लिए मान लिया तो n के लिए आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास टर्म एक्स इनवर्स ए एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या मिला हमें, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल रेज टू पावर n किसके इक्वल,
एक्स इनवर्स ए एन ए रेज़ टू पावर एन एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल के लिए, n-1 के लिए माना तो n के लिए आ गया, मतलब फॉर ऑल के लिए ट्रू हो गया। ओके, अब ये स्टेप हमें दिखाना जरूरी था। अब आपको पता चलेगा क्यों दिखाया है हमने। अब हमें दिखाना क्या है, मेन मोटिव एलिमेंट का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम। हमने मान लिया कि हो सकता है सेम ना हो। हमने कहा एलिमेंट का ए का ऑर्डर तो n है, लेकिन एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर कितना है, m। ए का ऑर्डर n, उसका ऑर्डर m। अब अगर हम लें ये लिया, अगर हमने इसको हम लिख सकते हैं, अभी करके आए हैं एक्स इनवर्स ए रेज़ टू पावर एन एक्स। अब ए का ऑर्डर n लिया है, इसका मतलब ए रेज़ टू पावर n कितना, आइडेंटिटी, एंड इसके लिए एक्स इनवर्स ए एक्स रेज़ टू पावर m आइडेंटिटी, ट्रू। अब हमने n लिया, एक्स इनवर्स ए एक्स की होल रेज़ टू पावर n, इसको ये लिख सकते हैं बाय दिस। अब ए रेज़ टू पावर n तो आइडेंटिटी था, एक्स इनवर्स आइडेंटिटी x, अब फिर आइडेंटिटी, इसका मतलब ये आ गया। अब ये फिर इनवर्स, क्या टर्म आई हमारे पास, एक्स इनवर्स ए एक्स होल रेज़ टू पावर n कितना आया, आइडेंटिटी। अब ऑर्डर क्या होता था किसी एलिमेंट के लिए कि उसकी पावर करें स्मॉलेस्ट पावर कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, वो ऑर्डर होता था। यहाँ भी हमें मिल रहा है इस एलिमेंट की पावर n, जी ए जी में है, एक्स जी में है, एक्स इनवर्स ए एक्स भी तो जी में ही होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एक्स है तो एक्स इनवर्स भी हुआ, देन क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये जी का एलिमेंट है, उसकी पावर n करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या है, लेस देन इज इक्वल टू n। यही करते थे ना हम, ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ, ये लिखते थे अगर किसी एलिमेंट की पावर n करने पर आइडेंटिटी है, उस एलिमेंट का ऑर्डर इससे लेस देन या इक्वल, तो बाय दिस ये आ गया। अब ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स हमने क्या माना था, m, इसका मतलब m क्या आया, n से छोटा। अब जिसने पहले वाली थ्योरम्स करी होगी आइडिया हो रहा होगा, हमने इक्वल दिखाने के लिए m n से छोटा दिखा दिया। अब अगर हम n m से छोटा दिखा दें, n लेस देन इज इक्वल टू m, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें दिखाना है n m से छोटा, ओके। तो हमने लिया, अगर हमें क्या पता था एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर कितना है, m, इसको ये लिख सकते हैं ना, रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी ये। अब फिर ये वाला नहीं लगा सकते यहाँ, ये पूरे की पावर था, a रेज़ टू पावर n आ गया था, हमने लिखा इसको a रेज़ टू पावर m x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब दोनों तरफ x इनवर्स से x से मल्टीप्लाई, मतलब लेफ्ट साइड से तो x से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड से x इनवर्स से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो दोनों तरफ तो कर ही सकते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, x इनवर्स a रेज़ टू पावर m और ये x इनवर्स, अब ये फिर ये x इनवर्स। अब कोई एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी a रेज़ टू पावर m, आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को ऑपरेट तो क्या मिला, a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये फिर यही मेथड, तो ऑर्डर ऑफ a कितना आया, लेस देन इज इक्वल टू m, क्योंकि m स्मॉलेस्ट जरूरी थोड़ी है, हो सकता है स्मॉलेस्ट कोई और हो।
अब ऑर्डर ऑफ ए कितना माना था हमने, n, तो हमें मिला n लेस देन इज इक्वल टू m, यहाँ मिला था m लेस देन इज इक्वल टू n, यहाँ मिला है n लेस देन इज इक्वल टू m। सो बाय फर्स्ट एंड टू क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a कितना आया, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। m इज इक्वल टू n लिख लो या n इज इक्वल टू m। सो ये हमारी कंडीशन आ गई, यही तो हमें निकालनी थी, x इनवर्स ax, और x क्या था, आर्बिट्रेरी था, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब हमने ये चीज़ दिखाई है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, इससे हमने यूज़ किया, ये इससे छोटा हो गया, या x इनवर्स कितना हुआ, आइडेंटिटी, एंड बाय एसोसिएटिव, ये चीज़ बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, सॉरी ये चीज़ के, सो ये हमारे पता चल गया कोई एलिमेंट का ऑर्डर उसके x इनवर्स ax के ऑर्डर के इक्वल होता है। ओके, सो वैसे अगर हमें यहाँ पता चले ये फाइनाइट था, अब ऑर्डर इक्वल है तो चाहे तो ये फाइनाइट हो तो ये भी फाइनाइट, ये इनफाइनाइट हुआ तो ये भी इनफाइनाइट, ऑर्डर इक्वल ही है, फाइनाइट इनफाइनाइट का तो कोई केस कहा ही नहीं है, स्पेशली दोनों के लिए ही होगा ये चीज़ के। अब हम इस कोरोलरी का यूज़ देखते हैं, समझ आ गई ना सबको ये थ्योरम, आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी थ्योरम है, बट अगर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम तो अपने आप ही अगला स्टेप आ रहा है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या लें, यहाँ कैसे देखना है, हमें दिखाना है m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n दिखाना है, तो या एक बार लेस देन दिखा दें, एक बार ये लेस देन दिखा दें, हो जाएगा। सो कैसे होगा, m लेस देन इज इक्वल टू n। अब कुछ आइडिया लग रहा है ना, अगर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n है, ये दिखा दे अगर हम, तो क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इज इक्वल टू n, यही मिलेगा अब हमें। अब ऑर्डर ऑफ a क्या था, सॉरी यहाँ m आएगा, अगर a रेज़ पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिखा दें, ऑर्डर ऑफ a क्या था n, तो ये m से छोटा आ जाएगा, हमें दिखाना है ये। अब a रेज़ पावर m से कहाँ था, x इनवर्स ax होल रेज़ पावर m में आ जाएगा ये, तो इसको लेके सॉल्व करके चले तो ये टर्म आ गई। और अगर अब अब हमें दिखाना है ये, मतलब m लेस देन इज इक्वल टू m, m क्या था, x इनवर्स ax का ऑर्डर, सो हमें ये दिखाना है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax लेस देन इज इक्वल टू n, तो हमें दिखाना पड़ेगा x इनवर्स ax की होल रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब यही होता है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax लेस देन इज इक्वल टू n। तो यहाँ से पता चला अगर ये चीज़ लेके दिखानी है n लेस देन इज इक्वल टू m, मतलब पावर में m आना चाहिए, और यहाँ अगर लेस देन इज इक्वल टू n दिखाना है तो पावर में n आना चाहिए, तो इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो ये और ये टर्म आपकी सॉल्व हो गई। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, देख लेना अच्छे से एक बार। ओके, अब इस कोरोलरी का यूज़ देखने के लिए, जैसे कि आपको याद होगा हमने क्या किया था, लास्ट थ्योरम में भी कोरोलरी देखी थी। क्या देखी थी, कोई एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स उसके और कोई एलिमेंट का ऑर्डर उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है, ये देखा था हमने लास्ट कोरोलरी में।
लास्ट थ्योरम की करोलरी देखी थी जो हमने। अब इसके लिए करोलरी देखें, जैसे कि हमें अब कोई एलिमेंट लिया ए और बी दोनों जी के एलिमेंट हैं, तो ए बी भी तो जी का एलिमेंट होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड बी ए भी जी का एलिमेंट अगेन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होता है? अब वैसे हम सोचिए तो हमें लगता है नहीं, जरूरी थोड़ी है, ग्रुप कम्यूटेटिव होता तब तो होता। अब हम यही सोचते हैं ना डायरेक्ट तो, बट नहीं, ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल ही होता है। इसी थ्योरम से देखेंगे हम, इसी थ्योरम की करोलरी में। यदि ए एंड बी किसी ग्रुप जी के अवयव हों, किसी ग्रुप जी के अवयव हों तो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। कैसे? अभी हम देख के आए हैं ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स किसके इक्वल? ऑर्डर ऑफ ए के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब अगर हम x की जगह पुट कर लें, रिप्लेस करना है हमें x को b से, x की जगह b मान, ये तो जनरल सिंबल्स थे ना नोटेशन, तो हो सकता है कोई और सिंबल भी हो, उसके लिए ट्रू होगा। x को लिया हमने b, a की जगह हमने लिया b a, एलिमेंट लिया है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट था एक a, ग्रुप का कोई अवयव a लिया था, तो ग्रुप का अवयव ए बी भी होगा और ग्रुप का अवयव तो बी ए भी होगा। तो हमने ग्रुप के अवयव ए की जगह ले लिया ग्रुप का अवयव बी ए, और एक्स की जगह हमने ले लिया बी। सो अब अगर हम देखें, एक्स की जगह लिया हमने बी, एक्स इनवर्स एक्स की जगह बी मतलब बी इनवर्स, ए की जगह बी ए एंड फिर एक्स की जगह बी। इस पूरी टर्म का ऑर्डर किसके इक्वल? ऑर्डर ऑफ ए। ए क्या था? मतलब ऑर्डर ऑफ ए, बट ए की जगह हमने बी ए एलिमेंट लिया है, इसका ऑर्डर होगा बी ए के इक्वल। अब यहाँ देखो, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बी इनवर्स बी ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। अब बी इनवर्स बी आइडेंटिटी ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। तो क्या मिल गया हमें? ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए के। मतलब कैसे किया? ये चीज़ अभी हम देख के आए हैं बाय थ्योरम, अभी देख के आए हैं जस्ट। सो सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है ये, x की वैल्यू कुछ भी लें और एक एलिमेंट कुछ भी लें। हमने लिया x की जगह b एलिमेंट और a एलिमेंट किसी अवयव a की जगह लिया हमने b a एलिमेंट। सो इसके लिए भी ट्रू होगा। अब इसको तो आगे सॉल्व करते जाए अंदर वाले टर्म को एसोसिएटिव से। सो हमें मिल गया ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। या तो पहले ही अलग ऑर्डर ना लिखो, पहले ही देख लो ये कि बी इनवर्स बी ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी के। सो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ बी ए। डन। ये हो गई हमारी नेक्स्ट करोलरी, किसी एलिमेंट का ऑर्डर ए बी ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल होता है। के तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट 14 नंबर थ्योरम। वो क्या कहती है? यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव ए की कोटि n हो तो a रेज़ टू पावर p की कोटि भी n होगी।
हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, 14 या 1.16 बुक के अकॉर्डिंग, यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव की कोटि, एक अवयव कोई भी हो सकता है जी का एलिमेंट, उसका ऑर्डर या उसकी कोटि कितनी है, एक अवयव ए की कोटि n हो तो a रेज़ टू पावर p की कोटि भी या ऑर्डर भी n होगी। यदि, हर केस में जरूरी नहीं n होगा, यदि n एंड p सापेक्षिक अभाज्य हैं, मतलब रिलेटिवली प्राइम है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यही होता है सापेक्षिक अभाज्य का मतलब। प्राइम नंबर समझते हैं, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा अगर, तो वो हो जाएंगे को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब दिया क्या क्या हुआ, सबसे पहले ए का ऑर्डर n और इसका निकालना है ए रेज़ टू पावर p की कोटि n निकालनी है। कब होगी, अगर n एंड p रिलेटिवली प्राइम। यदि n एंड p रिलेटिवली प्राइम या सापेक्षिक अभाज्य हैं, इसका मतलब इसमें और इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं n एंड p को प्राइम है। अब कॉमन ही नहीं है तो उनका जीसीडी कितना होगा, n और p का जीसीडी 1। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा। अब इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करेगा 1, कि 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता ही है। जैसे 2 एंड 3, इसका जीसीडी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम। 2 एंड 3 कितना हो गया, 1। अब अभी हमने देखा था ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर p कितना, ऑर्डर ऑफ a अपॉन में जीसीडी ऑफ n कोमा p या n अपॉन में जीसीडी ऑफ n कोमा p। अब जीसीडी n कोमा p कितना, 1, n अपॉन में 1 कितना आ गया हमारे पास, 1। यही तो निकालना था, a रेज़ टू पावर p की कोटि भी n होगी, तो हमने निकाल दिया। अगर a का ऑर्डर n है और p और n आपस में को प्राइम है या सापेक्षिक अभाज्य है, a रेज़ टू पावर p का ऑर्डर भी कितना होगा, n। एक तो ये मेथड है, या दूसरा मेथड। अब ये वाला मेथड हम एग्जाम में नहीं करके आएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसका प्रूफ नहीं देखा था ना। अगर इसका प्रूफ देखते तब तो हम ठीक है कह सकते थे, इसके बाद ये कंडीशन आ गई, बट ये तो हमने डायरेक्ट लिखा था, सो हम इसके लिए ये नहीं कह सकते, तो हमें दूसरा मेथड देखना होगा। ये तो डायरेक्ट इसलिए बताया है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, ये बाय कोरोलरी था, कोरोलरी। हमें ए रेज़ टू ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n दिखाना है, इसका ऑर्डर भी n। हमने अलग मान के चल लिए कि नहीं, ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर p कितना है, m, और ऑर्डर ऑफ a तो n था ही, तो दिया ही हुआ है, इसका ऑर्डर हमने मान लिया m। इसमें फिर वही m इज इक्वल टू n दिखाना है, एक बार m को लेस देन, एक बार n को लेस देन। अब हमने लिया a रेज़ टू पावर, अगर ऑर्डर ऑफ a कितना है, n है, तो कितना होगा, a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी। तो इसको अगर दोनों तरफ पावर करें p से, तो भी कितना,
आइडेंटिटी आएगा। n रेज़ टू पावर p था, मतलब a रेज़ टू पावर n p इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको ये लिख सकते हैं ना, a रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाला एलिमेंट ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर p लेस देन इज इक्वल टू n, इस एलिमेंट का ऑर्डर इससे छोटा। यही हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत बार किया है हमने। मतलब ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर p क्या था, m, हमें मिल गया m n से छोटा, एक कंडीशन तो मिल गई। अब n m से छोटा दिखाना है, हमें दिखाना n m से छोटा, n m से छोटा। अब यहाँ पता चल रहा है m दिखाना है छोटा, मतलब पावर m होनी चाहिए। अब पावर m दिखाने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले देखो एक चीज़, p और n क्या है, जो दिया हुआ है p और n रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। तो इनका GCD कितना हुआ, GCD ऑफ p और n कितना हुआ, 1। अब GCD का मतलब एक तो होता है कि दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा, एक डेफिनेशन होती है ये। उसके अलावा GCD की डेफिनेशन होती है, जैसे GCD ऑफ A भी निकालना है ना हमें, वो मान लिया अगर K है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो उनके लिए x और y मिल जाएंगे ऐसे, कैसे कि ax प्लस by कितना हो, k। GCD की डेफिनेशन होती है ये कि अगर GCD k है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब x और y मिल जाएंगे कि ax प्लस by किसके इक्वल है, k के इक्वल। ये GCD की डेफिनेशन होती है। तो अब p और n का GCD निकालना है, इसके लिए भी हमें कोई दो इंटीजर x और y मिल जाएंगे, x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब दो पूर्णांक विद्यमान हैं। किस टाइप से, सच डैट px प्लस ny किसके इक्वल, 1 के। यहाँ k के इक्वल, क्योंकि k GCD था, अब 1 GCD है तो 1 के इक्वल, ये हो गया। अब ये देखते हैं क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हम देखें a रेज़ टू पावर a लिखा, a को क्या लिख सकते हैं हम, a रेज़ टू पावर 1 किसके इक्वल, px प्लस ny। हम लिख सकते हैं इसको a रेज़ टू पावर px प्लस ny। अब सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, कर सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर y कर सकते हैं। इसको नहीं किया, अभी आगे करेंगे। इसको क्यों किया, a रेज़ टू पावर n तो हमें पता था आइडेंटिटी होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a कितना है, n है, तो हमने लिख दिया इसको a रेज़ टू पावर px डॉट आइडेंटिटी रेज़ टू पावर y। इसका मतलब भी क्या आया, a रेज़ टू पावर px डॉट आइडेंटिटी, मतलब अल्टीमेटली हमें क्या मिला, a रेज़ टू पावर px, a को हमने लिखा a रेज़ टू पावर px। अब दोनों तरफ पावर कर सकते हैं हम, a था उसको लिखा a रेज़ टू पावर px, अगर a इज इक्वल टू है a रेज़ टू पावर px, तो हम दोनों तरफ अगर m की पावर करें, कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a रेज़ टू पावर mpx, ये लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाई। अब इसको a रेज़ टू पावर mp रेज़ टू पावर x,
ये लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, ए रेज टू पावर, ये देखो अगर ए रेज टू ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर पी कितना है, m है, तो हम ये नहीं लिख सकते अगर ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर p है हमारे पास m, तो ए रेज टू पावर p रेज टू पावर m कितना, आइडेंटिटी, मतलब ए रेज टू पावर mp इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होगा इससे ये। अब ए रेज टू पावर mp कितना हो गया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रेज टू पावर x क्या मतलब आइडेंटिटी, तो क्या मिला हमें, ए रेज टू पावर m आ गया आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a लेस देन इज इक्वल टू m, ऑर्डर ऑफ a क्या था n, तो n लेस देन इज इक्वल टू n। एक कंडीशन में हमने दिखा दिया m n से छोटा, एक में n m से छोटा, तो बाय फर्स्ट एंड टू क्या मिल गया, m इज इक्वल टू n, यही तो हमें दिखाना था, m इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल, ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर p के इक्वल। कैसे दिखाया हमने, एक तो ये वाला मेथड, नहीं तो कोई एलिमेंट का हमने लिया नहीं इक्वल ना हो, अगर a रेज टू पावर p को लिया हमने m के इक्वल और a का ऑर्डर लिया हमने n के इक्वल। अब ऑर्डर ऑफ a अगर n है, उसकी पावर आइडेंटिटी, तो पावर p कर सकते हैं दोनों तरफ, सो इसकी वैल्यू आ गई हमें लेस देन इज इक्वल टू n, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है एक बार लेस देन इज इक्वल टू n दिखाना है, किसी एलिमेंट की पावर n करनी पड़ेगी हमें, इस एलिमेंट की पावर n दिखानी पड़ेगी। अब एक बार दिखाना है लेस देन इज इक्वल टू m दिखाना है, मतलब उसकी पावर, किसी एलिमेंट की पावर m करनी पड़ेगी। अब ये देखते हैं किसकी पावर करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a हमें n m से छोटा दिखाना है, n क्या था, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a m से छोटा दिखाने के लिए तो हमें यही दिखाना पड़ेगा a रेज टू पावर m आइडेंटिटी के। बट उसके लिए सबसे पहले हमने p और n अगर रिलेटिवली प्राइम या GCD 1 है, रिलेटिवली प्राइम तो GCD 1। अब दो एलिमेंट की GCD की डेफिनेशन, एक तो सबसे बड़ा डिवीज़र, कॉमन डिवीज़र, या दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब x और y ऐसे मिल जाएंगे इंटीजर पूर्णांक कि इसको k लिख सकें, तो apx प्लस ny को हम 1 लिख पाएंगे। अब a को हम लिख सकते हैं, ये सेपरेट कर सकते हैं, सो हम ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, a की वैल्यू आई a रेज टू पावर px, दोनों तरफ m से पावर। अब अगर a रेज टू पावर p का ऑर्डर m था, मतलब ये किसके इक्वल हो गया, a रेज टू पावर mp आइडेंटिटी, तो हमने लिख दिया, हमें मिल गया a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यही तो हमें दिखाना था कि अगर p और n को प्राइम है तो a का ऑर्डर और a रेज टू पावर p, उसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ओके, सो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम हो गई। सो ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो चुकी है। कितनी थ्योरम, ये 14 नंबर थ्योरम, 14 थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है हमारी फर्स्ट चैप्टर की। इनमें सब ने हमने अलग अलग चीज़ें देखी। ओके, सो आई होप आपको सभी थ्योरम अच्छे से समझ आई हो, एंड एक बार फिर भी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना थ्योरम्स को। और थ्योरम्स याद करने का सबसे तरीका, एक तो समझो, क्योंकि समझे बिना याद कितना का कर ले इंसान, भूलेगा तो है ही, इसलिए अगर समझ के करेंगे ना कि क्या चीज़ हमें दिखानी है। यहाँ हमने देखा लेस देन n दिखाना है, मतलब किसी एलिमेंट की पावर n होनी चाहिए। किस एलिमेंट की पावर होनी चाहिए n, m लेस देन इज इक्वल टू n दिखाना था, मतलब किसी एलिमेंट की पावर n होनी चाहिए आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आए, क्योंकि हमें दिखाना m किसका ऑर्डर है, a रेज टू पावर p का, मतलब हमें देखना होगा a रेज टू पावर p रेज टू पावर n आइडेंटिटी। अब हम देखा है कि कैसे आएगा ये। ओके,
सो इस तरीके से सोचते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमें क्या दिखाना है, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे जैसे आप स्टेप समझे हैं अपने और इनको प्रैक्टिस करोगे कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे आपस में चीज़ों को रिलेट करो, सभी थ्योरम्स को साथ में देखो कि किस में क्या डिफरेंस आया है, किस थ्योरम में हमने क्या नई चीज़ सीखी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।